हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में पीएनसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम सोल्व करेंगे। कल हमने क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, 7 क्वेश्चन। आज बच्चों पीएनसी के सभी 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड से। पहला क्वेश्चन समझो क्या बोला गया है इसमें। इंग्लिश अल्फाबेट में से बच्चों 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। 5 लेटर हमने चूज किए और उनको अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो लेटर सबसे पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, जो सबसे बाद में आता है उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 5 लेटर है A B C D और E, तो अरेंज करने का बच्चों इन आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब कि चूज करने की तो काफी सारी चॉइस है भाई, आप पांच कौन से 5 लेटर को चूज करोगे, बट चूज अगर एक बार आपने कर लिए 5 लेटर तो उनको अरेंज करने की सिर्फ आपके पास बच्चों एक ही चॉइस होगी। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब लेकिन जो 5 लेटर आपने चूज किए हैं वो ये नहीं है कि कोई भी 5 चूज कर लो, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें मिडल लेटर क्या होगा बच्चों, एम होगा। मतलब कि जैसे आप, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों आपने 5 लेटर चूज करने हैं, ठीक है, ये 5 है। मिडल वाला जो लेटर होगा ना वो सी की जगह क्या होगा, एम होगा। मतलब मिडल में क्या होगा, एम होगा। तो एक बात बताओ, एम से फिर मिडल का मतलब क्या, 5 टोटल लेटर थे तो यानी कि 2 लेटर फिर इनमें से सिलेक्ट करेंगे, 2 लेटर बच्चों इनमें से सिलेक्ट करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? टोटल 5 होना चाहिए। एक तो पहले फिक्स है, एम तो बीच में क्या है, फिक्स है। बाकी दो और बाकी दो और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। बाकी दो किस में से सिलेक्ट करेंगे बताओ? एम से पहले कितने लेटर आते हैं? एम की पोजीशन कौन सी होती है इंग्लिश अल्फाबेट में? 13th पोजीशन होती है ना। तो इससे पहले कितने लेटर बच गए बताओ? 12 बच गए। और इसके बाद कितने बच गए बच्चों? 13, क्योंकि टोटल 26 होते हैं। एक तो एम खुद हो गया, 12 इससे पहले और 13 इसके बाद, टोटल हो गया ना 26। तो आपके पास सिर्फ क्या चॉइस है बच्चों कि इन 12 में से कोई 2 लेटर सिलेक्ट कर लो और इन 13 में से कोई 2 लेटर सिलेक्ट कर लो और उन दोनों की क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ गए? ठीक है। एम को सिलेक्ट करने की तो कोई चॉइस है ही नहीं, एक ही चॉइस है क्योंकि एम तो एम ही है। और अरेंज बच्चों आप इनको कर नहीं सकते, तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12C2 इंटू 13C2। 12C2 क्या होता है, 12 इंटू 11/2। और 13C2 क्या होता है बच्चों, 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया अपना 6 इंटू 11 और इंटू कितना आएगा अपना 6 इंटू 13। तो ये अपना आंसर आ गया क्या, 6 इंटू 6 36 इंटू 11 इंटू 13। तो करना एक बार 36 इंटू 11 इंटू 13 की मल्टीप्लाई कर लो। समझना है अपने को पीएनसी के अंदर क्वेश्चन को, है ना। 36 इंटू 11 इंटू 13 बच्चों करोगे ये आएगा 5148। और ये इस क्वेश्चन का अपना। कोई क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। 4 बॉयज है, उनको बच्चों अपने को लाइन में बैठाना है। कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ ना बैठे, है ना, एक साथ ना बैठे 2 बॉयज उनमें से। तो जैसे मान लो ये 4 लड़के हैं, B1 B2 B3 और B4। बच्चों ये 4 बॉयज हैं और हम चाहते हैं कि ये 2 पर्टिकुलर बॉयज ये इकट्ठे ना बैठे, है ना, दे डू नॉट सिट टुगेदर। तो बताओ कितने तरीके होते हैं आपके पास? 2 तरीके होते हैं ना इनको ऐसा बैठाने के। पहला मेथड तो क्या है कि आप ये कहो कि सर इनको छोड़ के बाकी जो 2 बच्चे बच गए ना, B3 और B4, उनको बैठा दो। ठीक है। 2 बच्चों को बैठाने के कितने तरीके होते हैं, 2 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में जो जगह बन गई 3 बन गई ना, इन 3 जगह पे 2 बच्चों को बैठा दो। तो पहले बच्चे के लिए कितनी चॉइस होगी, 3, क्योंकि तीनों में से कहीं बैठा दो। और दूसरे के लिए कितनी चॉइस होगी, 2। या फिर ये कह लो कि 3 जगह पे 2 चीजें अरेंज करनी है, 3P2, एक ही बात होती है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 6 12। 12 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका बच्चों आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप ये कहो कि टोटल वेज में से बच्चों वो वेज हटा दो जिसमें B1 और B2 क्या बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। इन विच B1 एंड B2 सिट टुगेदर। तो बताओ ये भी तो आपका आंसर आ जाएगा ना कि इकट्ठे ना बैठे, टोटल में से इकट्ठे बैठने वाले चांस घटा दो। टोटल 4 बच्चों को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। इनमें से बच्चों B1 और B2 इकट्ठे बैठे तो इनको एक मान लो जो इकट्ठे बैठना चाहते हैं। और बाकी जो बच गए 2, B3 और B4, वो तो 2 है ही, वो तो 2 है बच्चों, है ही। 2 और 1 कितने हो गए, 3। और इनको एक मानना है तो ये आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं ना। तो ये कितने आ गए, 12। तो 24 में से बच्चों ये 12 हटा दो तो देखो कितना आंसर आ गया, 12 आ गया ना। तो दोनों बातों से एक ही जो है ना आंसर आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया इसमें, 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज है। इनमें से 2 बॉय है बच्चों B1 और B2। ठीक है, 4 लड़कों में से 2 के नाम है B1 और B2। नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन ए क्यू। मतलब एक लाइन में इनको खड़ा करना है, 7 बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना है। बट कंडीशन क्या है, ध्यान से पढ़ो। कंडीशन है कि सारी की सारी गर्ल्स तो इकट्ठी खड़ी हो, है ना, और सारे बॉयज इकट्ठे हो, मतलब सारी गर्ल्स एक साथ हो, सारे बॉयज एक साथ हो। लेकिन कंडीशन है कि B1 और B2 जो है ना वो इकट्ठे ना हो। तो बच्चों देखो, अगर मान लो मैं आपको एक नया क्वेश्चन बना के देता हूँ, मैं अगर ये कहता कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर,
और आपको ना समझना है चीजों को कि पेपर में नेक्स्ट टाइम कभी ये क्वेश्चन आ गया कि सारे लड़के इकट्ठे हो और सारे लड़के इकट्ठे हो, है ना, ऑल बॉयज आर टुगेदर, सारी गर्ल्स और सारे लड़के इकट्ठे हो, ऐसे तो कितने केस होते? तो आप कहते हैं सर तीनों गर्ल्स है, G1 G2 G3, और चार क्या है, बॉयज है, B1 B2 B3 और B4। तो इकट्ठे, ये भी इकट्ठे आना चाहते हैं, ये भी इकट्ठा आना चाहते हैं, तो इनको क्या मान लो, दो, तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन तीन गर्ल्स आपस में इंटरचेंज हो सकती है 3 फैक्टोरियल वेज में, चार बॉयज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है आपका ये 12 इंटू 24, यानी कि कितना आ जाता है आपका 288। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर आता अपना कितना, 288। लेकिन अब क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ये पूछा गया है कि बाकी सारी बातें तो ठीक है कि सारी गर्ल्स एक साथ आए, सारे बॉयज एक साथ आए, लेकिन एक कंडीशन है कि बॉयज जो एक साथ आएंगे ना उसमें B1 और B2 एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, देखो फर्क कहाँ पे आएगा, सारी गर्ल्स एक साथ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बॉयज को एक साथ लेके आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में जो ये हमने चार बॉयज को चार फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया था ना, यहाँ पे बस चार फैक्टोरियल नहीं आएगा, इन चार बॉयज को कितने वेज में हम चेंज कर सकते हैं जिसमें B1 और B2 एक साथ ना आए बच्चों? तो देखो कितने थे, 12 वेज थे ना, तो चार फैक्टोरियल की जगह 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको तीनों गर्ल्स को इकट्ठा बैठाना है। आप क्वेश्चन का मतलब समझो बस कि कहना क्या चाहता है, फर्क क्या है दोनों लैंग्वेज के अंदर, है ना। और इन चार बॉयज को आपस में आपको इकट्ठा करना है, एक ये मान लो एक ये मान लो बच्चों, एक और एक दो, तो तीन गर्ल्स को तो बच्चों आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। बट बच्चों चार बॉयज को आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज नहीं किया जा सकता। जब B1 और B2 एक साथ ना आए तो चार बॉयज को बताओ कितने तरीके से लिखा जा सकता है, अभी हमने निकाला था ना फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था। तो बस इस क्वेश्चन में यही फर्क था कि चार फैक्टोरियल की जगह बच्चों 12 केस आएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया अपना 6, ये कितना हो गया 12, तो 12 इंटू 12 यानी कि 144 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि पेपर में ये B1 B2 इकट्ठे ना आए इस कंडीशन की बजाय अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता कि सारी लड़की इकट्ठे आए सारी लड़के इकट्ठे आए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 288। बट सारी लड़की इकट्ठी सारे लड़के इकट्ठे, लेकिन लड़कों में एक कंडीशन डाल दी कि B1 और B2 जो लड़के हैं वो इकट्ठे ना आए, तो फिर 24 की जगह बच्चों उनको अरेंज करने के कितने केस हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन देख लो बच्चों क्या कहते हैं, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के देख लो 11th की, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें डॉटर के ऊपर 4 क्वेश्चन बना रखे हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन क्या है, सारे वर्ड बनाओ जिसमें सारे के सारे वोवल बच्चों एक साथ ना आए। तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करते हो, टोटल में से, टोटल वर्ड्स में से बच्चों वो वर्ड्स माइनस करते हो जिसमें सारे वोवल एक साथ आए, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवल, सारे के सारे दे रखिए, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो आप बस मेरे को ये बता दो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बच्चों कितने होंगे, टोटल वर्ड्स, टोटल में 8 लेटर होते हैं और 8 के 8 अलग है, तो 8 फैक्टोरियल। इसमें से वो हटाओ जिसमें सारे वोवल एक साथ आए, बताओ आप मेरे को अलग से करके दिखाऊं, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, तो आंसर क्या होता अपना, वोवल कौन कौन से इसमें, ए यू और ई, तो जो इकट्ठे आना चाहते हैं उनको क्या मान लो बच्चों, एक मान लो, और बाकी पांच क्या रह गए, कॉन्सोनेंट, डी जी एच टी आर, पांच, ये पांच और एक मिलके हो गए 6। ठीक है, ये हो गए। अब जिनको आपने एक माना था वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल वेज में, तो कितना आएगा ये 720 इंटू 6 यानी कि 4320। तो बच्चों जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे आए वो कितने केस होते हैं, 4320। तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 40,320 होता है, 4320 320 हट गया, 40,000 में से 4,000 घटाओगे 36,000। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। आप देख लो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को हमने एक लाइन में बैठाना है, और कंडीशन क्या है, आइदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, या तो सारे लड़के इकट्ठे बैठेंगे या कोई भी दो लड़के इकट्ठे नहीं बैठेंगे। मतलब कंडीशन ये है कि जो 5 बॉयज है ना वो या तो सारे के सारे इकट्ठे बिठाओ उनको, या फिर किन्हीं भी दो को इकट्ठा ना बिठाओ। मतलब कि जैसे आप मान लो 5 बॉयज और आप फ्रेंड हो, तो आप जो है ना इकट्ठे, आपके पास ये कंडीशन है, आप ये बोल रहे हो बैठाने वाले को, टीचर को, कि सर या तो हमारे को पांचों को एक साथ बैठाओ, और पांचों को अगर एक साथ नहीं बैठाना तो फिर कोई भी दो लड़के इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। मतलब कि हम बात करेंगे तो ये तो पांचों इकट्ठे करेंगे ग्रुप में, या फिर कोई भी दो लड़के इकट्ठे नहीं बैठेंगे। मतलब सबके बीच बीच में एक एक क्या बिठाओ, गर्ल बिठाओ। समझ गए आप, अपनी कहानी लेके चलो ना, या तो सारे इकट्ठे बैठना चाहते हो आप, या आप चाहते हो कि कोई भी दो इकट्ठे ना बैठे। तो फिर मैं दोनों के दोनों केस निकाल लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों ए, और इस इवेंट को क्या मान लेता हूं मैं बी। तो आप मेरे को बता दो
नंबर ऑफ ए मतलब ए के फेवर में कितने केस होंगे जब सारे बॉयज, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। लड़कियों की कोई कंडीशन नहीं है, लड़कियां नहीं कह रही, लड़की तो कैसे बिठा दो उनको, तो बॉयज की कंडीशन है कि सारे के सारे बॉयज इकट्ठे बैठने चाहिए। तो बताओ, ये क्वेश्चन है कि सारे बॉयज इकट्ठे बैठे, तो बच्चों मैंने क्या बता रखा है, जब सारे बॉयज इकट्ठे बैठते हैं तो उनको क्या मानते हैं, एक। और गर्ल्स तो बच्चों फिर चार है ही, उनको तो चार मानेंगे क्योंकि गर्ल्स को थोड़े एक साथ बैठाना है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, पांच। लेकिन जो पांच बॉयज बच्चों एक साथ बैठेंगे वो अच्छा पांच फैक्टोरियल होएगा ना, पांच बॉयज एक साथ बैठेंगे वो आपस में तो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, मतलब कि 120 इंटू 120 14400। ये बच्चों पहले केस का आंसर आ गया, कौन सा, जब सारे के सारे बॉयज क्या बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। दूसरा केस जिसको हमने इवेंट बी माना है, उसके फेवर में कितने केस होंगे बताओ, जब कोई भी दो लड़के इकट्ठे ना बैठे। मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, कोई भी दो लड़के इकट्ठे ना बैठे, तो आप कहो कि सर ऐसा करो, पहले जो चार गर्ल्स है ना उनको बैठा दो, है ना, चार गर्ल्स को बैठा दो। कोई भी दो इकट्ठे ना बैठे तो चार गर्ल्स को चार फैक्टोरियल वेज में बैठा दो। अब चार गर्ल्स बैठने के बाद इनके बीच में जगह बन गई, कितनी जगह बन गई बोलो, पांच। इन पांच जगह पे अरेंज कर दो कितने बॉयज को, पांच बॉयज को, यानी कि 5p5, तो कितना आ गया ये 24। और 5p5 कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 120 कितना होता है, 2880। तो फिर इन दोनों को क्या करोगे बोलो, ऐड करोगे, क्योंकि और है ना भाई, या तो ये वाला केस अपना लो या ये वाला केस, तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा बोल दो, इन दोनों का एडिशन आएगा ना। आप बता दो, पहले चार क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है ना, तो आंसर कितना आएगा 17,280। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आप किसी चैप्टर के कितने ही कर लेना, 1,000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तब भी इनफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है फिर उसके बाद 200-250 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है, तब भी बच्चों उस चैप्टर के आपके लगभग क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और वो तब आएगी जब आप पूरा सिलेबस, बिल्कुल 100% सिलेबस आप पूरा करोगे, और जो आपकी एकेडमी ने, इंस्टीट्यूट्स ने आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करवा रखे हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, पीवाईक्यूज सोल्व करोगे, तब आपको ये लगेगा कि हाँ अब मैंने सिलेबस पूरा कर लिया। आप ये सोचते हो कि आपने दो चार किताबें पढ़ के, इधर उधर से टीचर्स की वीडियो देख के सिलेबस पूरा कर दिया, बच्चों उसको कैसे आप डिसाइड करोगे कि सिलेबस पूरा हो गया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि सिलेबस के अंदर है क्या। वो तो कब पता लगेगा, जब कोई टीचर ये बोलेगा कि अब मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवा दिया और अब ये खत्म हो गया, तब आप ये मान सकते हो कि हाँ ये टीचर एक्सपीरियंस्ड है और इसने बोला है कि खत्म हो गया, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो इसने पढ़ाए हैं ये जरूरी भी है और ये इनफ भी है। फिर आप जो है ना अलग अलग बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सारा कंप्लीट सिलेबस आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने 2023 या 2024 के अंदर सेम बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, कि मैं आपको याद करा देता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड के बच्चों 6 रिलेटिव है, एक मान लो वो पार्टी करते हैं बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी पे वो 6 पर्सन बुलाना चाहते हैं हस्बैंड की फैमिली से, और 6 पर्सन बुलाना चाहते हैं वाइफ अपनी फैमिली से, और उनमें टोटल 12 पर्सन में से 6 लेडी होनी चाहिए, 6 जेंट्स होने चाहिए, है ना। फिर अपन ने अलग अलग केसेस बनाए थे कि हस्बैंड की फैमिली में जो लेडीज और जेंट्स मौजूद है उनमें से 6 कैसे कैसे बुलाए जा सकते हैं, और वाइफ वाली फैमिली में जो लेडीज और जेंट्स हैं उनमें से 6 को कैसे कैसे बुलाया जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे देखो आ गया। ग्रुप ए के अंदर 7 बॉयज और 3 गर्ल्स है, ग्रुप बी में बच्चों 6 बॉयज और 5 गर्ल्स है, ठीक है। उनमें से हमने 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मतलब टोटल हमें एक पिकनिक के लिए 8 बच्चे चाहिए जिसमें 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हो। लेकिन क्या कहता है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखो, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 7 ग्रुप ए में इतने हैं, ग्रुप बी में इतने हैं, और 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करो, तो बच्चों आप कह देते कि 7 और 6 बॉयज 13, 13 बॉयज में से कोई 4 बॉयज ले लो, और 3 और 5 8, 8 गर्ल्स में से कोई 4 गर्ल्स ले लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, बाकी कंडीशन क्या है, 5 कहता है बच्चों, ये जो 8 बच्चे हैं ना, इनमें से 5 तो होने चाहिए ग्रुप ए में से, और बाकी 3 जो होने चाहिए वो ग्रुप बी में से। तो इसके केस कितने हैं देखो, अभी जो हमने 4 4 सिलेक्ट किए थे उनमें हमने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि किस ग्रुप में से कितने लड़के होने चाहिए, है ना, नहीं ध्यान रखा ना, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप ए में से जो 8 बच्चे आप सिलेक्ट करोगे उसमें से 5 होने चाहिए, और ग्रुप बी में से बाकी 3 होने चाहिए। तो डायग्राम बना दूं मैं बिल्कुल आसानी से, देखो टेबल बन के, और ये क्वेश्चन खत्म। और ये नहीं कि नया क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आप मेरे को बताओ बच्चों, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है ना, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल बॉयज है बच्चों कितने, 7, और टोटल गर्ल्स कितनी है, 3। ऐसे ही ग्रुप बी के अंदर बता दो, ग्रुप बी में बच्चों बॉयज को अलग कर लो और गर्ल्स को अलग कर लो, और बॉयज को देखो बच्चों कितने हैं ध्यान से, बॉयज है 6
और गर्ल्स है 5, यहाँ पे लिख लिया करो है ना, ताकि बार बार फिर अपने को ऊपर ना देखना पड़े। अच्छा अब ध्यान से देखो, कितने कितने बॉयज कितने कितने गर्ल्स किस ग्रुप में से चूज करें, उसकी कंडीशन क्या है। एक तो ये कि जो भी 8 बच्चे आप सिलेक्ट करोगे उसमें 4 बॉयज होने चाहिए और 4 गर्ल्स। दूसरी कंडीशन बच्चों, पहले ग्रुप में से बच्चे होने चाहिए 5 और दूसरे में से होने चाहिए 3। अब एक बात बताओ, टोटल बॉयज 4 होने चाहिए, ग्रुप ए में से मेरे को कितने सिलेक्ट करने बताओ, 5, और ग्रुप बी में से मेरे को कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। मैं ये कहता हूँ, आप एक बच्चे ने कहा कि सर ग्रुप बी ए में से जो 5 बच्चे लेने हैं ना वो पांचों के पांचों बॉयज ले लो। लेकिन बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि बॉयज कितने हो सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सर फिर 4 से तो स्टार्टिंग कर दो, 4 बॉयज ले लिए और टोटल 5 लेने थे, तो नो डाउट एक क्या लेनी पड़ेगी, गर्ल। भाई टोटल पहले ग्रुप में से 5 बच्चे लेने हैं, अगर 4 बॉयज के साथ आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी, एक। अब ध्यान से सुनना, सेकंड ग्रुप में से फिर आपको जो 3 बच्चे लेने हैं उसमें बॉय तो एक भी नहीं ले सकते, क्यों, बॉय टोटल 4 चाहिए आपको और चारों के चारों हमने ग्रुप ए से ले लिए, और तो फिर 3 लेने हैं, तो तीनों की तीनों क्या होनी पड़ेगी, गर्ल। अब देख लो आप मिला के 4 और 1 5 और 3 8, टोटल 8 बच्चे हो गए ना, खत्म है ना, ये एक केस हो गया। अब बच्चों दूसरा केस, दूसरा केस अब क्या करो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप से बॉयज की काउंटिंग को कम कर दो, 4 की जगह कितना ले लो, 3। देखो बच्चे तो टोटल 5 ही लेने हैं, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ तो 2 ही लिखना पड़ेगा, नो डाउट है ना। और टोटल बॉयज 4 होने चाहिए, तो 3 यहाँ से तो 1 यहाँ से। इस ग्रुप में बच्चों बच्चे तो टोटल 3 ही होने चाहिए, तो 1 और 2 फिर यहाँ से गर्ल्स लेनी पड़ेगी। एक केस हो गया ये, तीसरा केस और बता दो बस। अब यहाँ पे क्या कर दो, बॉयज बच्चों 2 कर दो, तो बच्चे तो टोटल 5 होने चाहिए, तो 3 ये, बॉयज टोटल 4 होने चाहिए, 2 ये रहे तो 2 यहाँ पे, और फिर 2 सॉरी गर्ल्स 2 नहीं, यहाँ पे गर्ल कितनी आ जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि सेकंड ग्रुप से बच्चों टोटल बच्चे कितने हैं, 3 है। बॉयज को एक एक बढ़ाओगे तो गर्ल्स को एक एक कम करना पड़ेगा। और एक केस और बन सकता है क्या, यहाँ से बॉय मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, तो गर्ल कितनी लेनी पड़ेगी फिर बताओ, गर्ल 4, नहीं नहीं नहीं, देखो अब बॉय अगर 1 ले लिया तो गर्ल कितनी लेनी पड़ेगी, 4, लेकिन गर्ल तो 4 है ही नहीं इस केस में, तो बच्चों गर्ल 4 है ही नहीं ना, तो इसका मतलब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बच्चों आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। अगर बॉय 1 ले लिया तो गर्ल्स 4 लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इससे टोटल हमें 5 बच्चे लेने हैं, बट गर्ल 4 लेंगे कहाँ से, है ही नहीं, 3 ही गर्ल है इसमें। तो बस ये 3 केस बन गए, अपना आंसर क्या आ गया डायरेक्ट बता दो। इन सभी केसेस को ऐड कर दो, मतलब पहला केस ये है ना, ये क्या है, केस 1 है पूरा। बताओ 7 में से 4 लड़के 7C4, 3 में से 1 लड़की 3C1, सबको मल्टीप्लाई करना है, 6 में से 0 6C0, तो बच्चों 1 ही होता है, छोड़ दो उसको तो, और 5 में से 3 है ना, ये हो गया, प्लस आगे बोलो सेकंड केस के लिए बच्चों, 7 में से 3 7C3, फटाफट लिखने हैं बस, अब 3 में से 2 और 6 में से 1 और 5 में से 2, प्लस उसके बाद बच्चों इधर वाले पे आ जाओ, 7C2 और फिर 3C3 और 6C2 और 5C1, इन सबको बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो बस। 7C4 कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 7C4 या 7C3 बच्चों कितना होता है, 35 होता है ना। 3C1 कितना होता है, 3, ये होता है 1, 5C3 कितना होता है, 10, ये हो गया, प्लस 7C3 या 7C4 तो एक ही बात है, 35, प्लस 3C2 3 होता है, ये मल्टीप्लाई होगा है ना, ये कितना होता है, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3। 6C1 कितना होता है बच्चों, 6, 5C2 कितना होता है, 10, प्लस इसमें बोलना 7C2 कितना होता है बच्चों, 7 4 6 आर 42 और उसका हाफ, ये कितना होता है 1, ये कितना होता है बच्चों 6C2 15 होता है, और ये कितना होता है 5। तो बस इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। बताओ ये कितना आ गया, पहला 105 इंटू 10, प्लस ये कितना आ गया बच्चों 105 इंटू 60, और प्लस ये कितना आ गया 21 गुना में ये। अच्छा 21 को, इसको देखना 21 गुना में 15 था ना, गुना में 5 में 105 लिख देता हूँ इसको, भाई इसको 5 इंटू 3 तो लिख ही सकता हूँ, ताकि 105 सब में आ जाए है ना। 105 इंटू कितना आ गया 45 आ गया क्या, 105 इंटू 45 आ गया है ना, 15 सॉरी ये 5 था, तो 105 इंटू क्या आ जाएगा अपना 15 आ जाएगा लास्ट में, 105 इंटू 15। अब इससे फायदा ये होगा कि 105 सब में से कॉमन ले लो, तो ये होएगा 10, ये 60 और ये हो जाएगा 15। नहीं करना चाहते आप मत करो, बेसिक तरीके से कर लो है ना, बस ये तो कैलकुलेशन ही तो है। 70 और 15 85, 105 की बच्चों 85 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 105 इंटू 85, 8925 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सेम वो लेडीज और जेंट्स वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इसमें, सेम टू सेम। अब बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखो स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, अलग अलग नंबर होने चाहिए, 50,000 से ग्रेटर होने चाहिए, और इन डिजिट्स का यूज करना है आपको है ना, इन डिजिट्स में से बनाने हैं कोई ना कोई, सच दैट सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8, मतलब पहले और लास्ट डिजिट का जो सम है ना बच्चों, वो
8 से ज्यादा नहीं हो। अब एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप एक ये बना लिया करो, बॉक्स मेथड मैंने आपको समझा रखा है ना, आपको 5 डिजिट का बच्चों नंबर बनाना है, उन डिजिट को बोल दो ए बी सी डी और ई, ये 5 डिजिट का नंबर है। अब मेरे को कंडीशन बता दो, ये क्या होना चाहिए बच्चों, 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये बता दो आप मेरे को। ए की जगह आप कहोगे सर या तो 5 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हो नहीं, 1 लिख सकते हो नहीं, क्योंकि बच्चों अगर आपने ए की जगह 1 लिख दिया तो वो नंबर तो क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसा समथिंग हो जाएगा, बट ये तो 50,000 से बड़ा है ही नहीं ना। तो ए की जगह या तो क्या लिखोगे 5, या क्या लिखोगे 6, या क्या लिखोगे 7, 8 तो लिख ही नहीं सकते, 8 तो है ही नहीं ना। तो यानी कि ए के लिए अपने पास बच्चों 3 चॉइस है लिखने की, समझ गए आप मेरी बात। अब आपको ये कह रखा है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो सम है वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये जो होगा वो 8 या 8 से क्या होगा छोटा होगा। बताओ सारी बातें आप समझ गए ना। अब मैं अलग अलग केस आपको बना के दिखाता हूँ। केस नंबर 1, जब ए कितना हो बच्चों 5 हो, ए को मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 5 से। अब आप ध्यान से सुनना, अगर बच्चों ए 5 हो तो ए प्लस ई आपने कहा था क्या हो सकता है बताओ, 8 या 8 से छोटा, मतलब ई के लिए कितनी चॉइस है, अब आप बताओगे मेरे को ई को लिखने की कितनी चॉइस है। ई को 0 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सम इनका बच्चों 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। 5 अगर ए को फिक्स कर दिया तो 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा। ई को 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 5 और 3 8, लेकिन बच्चों 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ई को अगर आपने 4 लिख दिया और ए को आप 5 लेके चल रहे हो तो 5 + 4 9 हो गया, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको सम 8 या 8 से कम लेके आना है, ठीक है। तो बस ई के लिए कितनी चॉइस होगी बताओ, ई के लिए बच्चों कितनी चॉइस होगी, 4 चॉइस होगी, ठीक है। अच्छा, ए के लिए तो ए की चॉइस है 5, ई के लिए 4 चॉइस होगी। जो बीच के नंबर बच गए ये वाले डिजिट बच्चों, इनके लिए कितनी कितनी चॉइस है, ये टोटल कितने डिजिट है, 8 है ना। अब क्वेश्चन में कहीं ये थोड़े लिख रखा है कि विदाउट रिपीटेशन है, रिपीट तो होंगे ही होंगे। तो बच्चों इनके लिए 8 चॉइस है, इनके लिए 8 है और इनके लिए 8 है। ए के लिए कितनी चॉइस है 1, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो फिक्स कर दिया हमने 5, और ई के लिए कितनी चॉइस है 4। तो अब आप मेरे को बता दो केस 1 से टोटल कितने चॉइस हो गए, 8 की पावर 3 इंटू 4, बताओ समझ गए। अब ऐसे ही बच्चों आप समझ गए, तो बस केस 2, अब ए को मैं क्या फिक्स कर रहा हूँ 6। अगर बच्चों मैंने ए को 6 फिक्स कर दिया तो ए प्लस ई क्या था आपका 8 या 8 से कम, तो ई को क्या लिख सकते हो बताओ, 0 लिख सकते हो बिल्कुल, 1 या 2। अब 3 नहीं लिख सकते, क्यों, 6 + 3 9 हो जाएगा, मतलब ई के लिए कितनी चॉइस होगी बोलो, 3 चॉइस होगी। तो बस अब तो आप समझ गए, ए के लिए 1 और बीच वाले 3 के लिए तो बच्चों 8 × 8 × 8, ई के लिए बस अब की बार 4 की जगह कितनी होगी 3 होगी, तो मतलब ये आ गया 8 की पावर 3 × 3। और फिर बता दो लास्ट केस बच्चों, जब ए को क्या लिखोगे 7, तो ए प्लस ई तो लेस देन इक्वल टू 8 था, ई को क्या लिख सकते हो या तो 0 या फिर 1, यानी कि ई के लिए कितनी चॉइस होगी बोलो, 2 चॉइस होगी। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे 1, 8 की पावर 3, अब आप समझ रहे हो ना क्या 4 3 2, यानी कि 8 की पावर 3 × 2। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी कहाँ पे होगी। अब देखो ए को अगर आपने 6 लिख दिया या ए को 7 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तो ये नंबर 50,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि जो 6 से स्टार्ट हो गया बच्चों 5 डिजिट का नंबर, वो तो 50,000 से बड़ा ही होगा। लेकिन जब आपने ए को 5 लिखा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउड है ना, रिपीटेशन नहीं है ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है, तभी तो हम 8 8 8 चॉइस लेके चल रहे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, जब आपने ए को 5 लिखा तो आप कह रहे हो कि सर ई को हम 0 लिख सकते हैं, तो मैंने ई को भी 0 लिख दिया, और फिर आप ये कह रहे हो कि बी सी डी के लिए भी 8 8 चॉइस है, तो उन 8 चॉइस में बच्चों ये भी तो आ गई कि एक बी को भी आपने 0 लिख दिया, सी को भी आपने 0 लिख दिया और डी को भी आपने 0 लिख दिया। लेकिन बच्चों ये तो 50,000 हो गया नंबर, लेकिन 50,000 से अपने को क्या चाहिए ग्रेटर, मतलब कि इन टोटल केसेस में एक नंबर आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया 50,000, उसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब आप समझ गए कैसे, ठीक है। इन तीनों का सम निकालना, इन तीनों का सम, 8 की पावर 3 कॉमन ले लो तो क्या बच गया बच्चों 4 + 3 + 2, 8 की पावर 3 होता है 512, और ये कितना होता है बच्चों 9, 512 को 9 से मल्टीप्लाई करना। यहीं पे देखो छोटी छोटी बातों में तो मिस्टेक होती है। अब ये देख लो मैंने आपको क्या कहा था, एग्जामिनर हमेशा बच्चों आपको फर्स्ट ऑप्शन वही देगा जो ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, सिर्फ 4608 बच्चे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गलत क्या है, इसमें 50,000 भी इंक्लूड कर दिया, तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों 4608 में से एक कम करोगे, क्योंकि ये नंबर आप ले ही नहीं सकते। मैंने आपको डिटेल बता दी कि 50,000 क्यों इंक्लूड किया। अगर नेक्स्ट टाइम बच्चों क्वेश्चन में लिखा आ गया ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4608 हो जाएगा। बट अब 50,000 से ग्रेटर चाहिए, तो इसका मतलब अगर आपने बच्चों ए को 5 लिया है तो उसमें एक नंबर 50,000 भी इंक्लूड हो चुका है, 6 पे नहीं है,
6 से जो नंबर स्टार्ट हो गया बताओ बच्चों, वो तो 5 डिजिट का जो भी नंबर होगा 50,000 से बड़ा ही होगा ना। प्रॉब्लम किस में थी, 5 से स्टार्ट करने में, तो इसलिए वो एक नंबर मैंने लास्ट में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद देख लो बच्चों 7th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, अब सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग लगाने वाले हैं। 212 और 999 के बीच में, बीच में का मतलब बच्चों स्टार्ट कहाँ से होगा, 213 से, और एंड कहाँ पे होगा, 998 पे, मिडल में तो यही नंबर आएंगे। अच्छा ये बता दो, ये जितने भी नंबर है वो सारे 3 डिजिट के नंबर है ना, 3 डिजिट के नंबर है, और आपको बताना है कितने नंबर बन सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 15, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, ऐसे कॉलम बना लिया करो, है ना, बॉक्स मेथड, ए बी सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये डिजिट 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन तीनों डिजिट का जो सम है ना वो कितना होना चाहिए बच्चों, 15 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसमें बी और सी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, बी और सी तो कहीं से भी आप कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, 5 लिख दो, लेकिन बच्चों जो पहला डिजिट है ना उसको बच्चों बताओ आप मेरे को, क्या 1 लिख सकते हो, क्या 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपका जो नंबर है वो 213 से स्टार्ट होगा, 213, 214, 215 ऐसे होंगे, ठीक है। तो एक तो नहीं लिख सकते, तो ए क्या क्या लिख सकते हैं, बस आप मेरे को ये बता दो, ए में बी, ए को अपन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 6 7 8 और 9, भाई डिजिट कौन से होते हैं मैथ में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट होते हैं ना, उनमें से ए को क्या लिख सकते हैं, 2 से लेके 9 में से कोई लिख सकते हैं, ना तो 0 लिख सकते हैं ना ही 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से ए के ऊपर कंडीशन है ना, बी और सी के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो बी प्लस सी को मैं ए की फॉर्म में निकाल लेता हूँ। अब आप समझना है ना, मैंने क्या लिख दिया बच्चों, बी प्लस सी को 15 माइनस ए लिख दिया। अब फिर वही बात आ गई कि मैं अलग अलग से बच्चों क्या करूंगा, सारे के सारे केस बनाऊंगा। केस नंबर 1, अगर मैं ए को क्या लिख देता हूँ बच्चों, 2 लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, ए को मैंने 2 लिख दिया। अब आप मेरे को बस ये बताओगे, अगर ए को 2 लिख दिया तो बी और सी का सम कितना होगा, तीनों का सम 15 था, ए को 2 फिक्स कर दिया तो बी और सी का सम कितना हो गया, 13 हो गया। देख लो यहाँ पे पुट कर दो, 15 माइनस 2 कितना होगा, 13 होगा, या वैसे सोच लो तीनों का सम 15 लेके आना है, अगर आपने ए को 2 फिक्स कर दिया तो बी और सी का सम कितना होगा, 13 होगा। बस आप ये बता दो मेरे को, ए को 2 फिक्स करने के बाद बी और सी का सम 13 होना चाहिए, तो बी और सी को हम क्या क्या ले सकते हैं बताओ, बी यहाँ पे बना लो बी और यहाँ पे बना लो सी, एक समझ लो बस, है ना। 9 और 4 ले सकते हो, बी सबसे बड़ा स्टार्ट कर दो, है ना, 9 से स्टार्ट कर दो बी को 4, या फिर बच्चों इसको एक कम करते जाओ, इसको एक बढ़ाते जाओ, या इसको एक और कम कर दो, इसको एक और बढ़ा दो। अब ना करना, देखो अब 6 7 करोगे ना तो ये 6 7 तो रिपीट हो जाएगा। अब ये बताओ, अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा भी तो कर सकते हो, बी को 4 ले लो और सी को 9 ले लो, मैं कहता हूँ यस, मतलब कि ये दो डिजिट को आपस में 2 फैक्टोरियल में अरेंज किया जा सकता है, ये भी 2 फैक्टोरियल में और ये भी 2 फैक्टोरियल में। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ए को आपने 2 लिख दिया, है ना, और बी को लिख दिया 9 और ये लिख दिया 4, तो 294 नंबर बन गया, या फिर बच्चों 249 भी तो बन सकता है, इसलिए मैं ये दो नंबर कह रहा हूँ, ठीक है। 2 फिक्स कर दिया, अब 8 5 लिख दो, या बच्चों 5 8 लिख दो, दोनों नंबर बन गए। ऐसे ये 2 फिक्स कर दिया तो 2 7 6 या 2 6 7, आप समझ रहे हो, इसलिए मैं ये दो दो लिखे हैं, मतलब कि या तो मैं बी को 9 सी को 2 लूँ, या सी को 4, या बी को 4 सी को 9, तो बच्चों ये दो नंबर बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 2 तो फिक्स है, 2 तो बच्चों एक ही चॉइस है ए को लिखने की, तो कौन सा 2, तो इसलिए बस ये तो 2 फिक्स हो गया, बाकी दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो दो डिजिट को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल में, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो बताओ कितने नंबर बन गए यहाँ से 6, तो पहले केस से कितने नंबर आए बताओ, 6 नंबर आ गए, ठीक है। अब केस नंबर 2, अब तो आप समझ गए बस मैं क्या करने वाला हूँ। अगर ए को मैंने 3 पुट कर दिया बच्चों, तो बी और सी का सम बताओ कितना आएगा, 12, क्योंकि एक एक कम करते जाओ, ए को एक एक बढ़ाते जाओ, तो बी और सी के सम को बच्चों एक एक कम करते जाओ, तो बताओ 12, सम लेके आना है मेरे को 12, तो बी को सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट किया करो 9 से, ठीक है। 9 और 3 लिख सकते हो, या 8 और 4 लिख सकते हो, या 7 और 5 लिख सकते हो, या 6 और 6 लिख सकते हो, बस इससे आगे मत जाना। अब बताओ मेरे को ये कितने नंबर बनेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, बट यहाँ से 2 नहीं, एक, क्योंकि बच्चों 6 और 6 को कैसे इंटरचेंज करोगे भाई, ए को 3 लिख दिया, बी को 6 और इसको 6 लिख दिया, तो फिर इन 6 और 6 को इंटरचेंज थोड़ी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कितने नंबर बन गए, 7 बन गए, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे के सारे केस बना के बच्चों और आंसर निकाल के आपको दिखा, ए को 4 ले लो, अगर बच्चों ए 4 होगा तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा 11, है ना, क्योंकि तीनों का सम कितना है 15 है, बी और सम का सम 11 है बी और सी का, तो बताओ फिर क्या हो सकता है, 11 9 2 हो सकता है, फिर 8 3, यहाँ से एक एक कम करते जाओ, यहाँ एक एक बढ़ाते जाओ 7, और फिर यहाँ कितना होगा बच्चों 4 6 5 6 5 के बाद 5 लिखोगे, 5 तो पहले आ चुका, तो बताओ ये कितने होंगे फिर 2 2
2 और 2 कितने नंबर हो गए बच्चों? 8 हो गए ना। बस ये ध्यान रखना है अपने को। ए अगर बच्चों आप 5 फिक्स करोगे तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा? 10। 10 कैसे कैसे आएगा बताओ? 9 1 फिर 8 2 7 3 और फिर 6 4 और 5 5 है ना। अब आप समझ गए कितने नंबर आएंगे? दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से और एक यहाँ से। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। ये ए को अगर आप 6 लोगे बच्चों तो बी और सी का सम कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। 9 कैसे आएगा? 9 0 8 1 7 2 6 और 3 और फिर कितना आएगा बच्चों? 5 और 4। बस तो सब दो दो आएंगे ना। ये सब बच्चों दो दो आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप ए को 7 लोगे तो बी और सी का सम कितना आएगा बच्चों? आपका 8 आ जाएगा। 8 आएगा तो देखो 9 0 नहीं ले सकते अब की बार, तो कितना लेना पड़ेगा? 8 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 8 0 फिर 7 1 6 2 और फिर बच्चों 5 3 और 4 4। ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से दो नंबर आएंगे, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, बट यहाँ से एक आएगा ना, क्योंकि 4 4 को इंटरचेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। 9 ये आगे। अब बच्चों लास्ट के दो केस और। ए अगर 8 लोगे तो बी और सी का सम कितना आएगा? 7। 7 कैसे लिखोगे? 7 0 लिखोगे या फिर 6 1 या फिर बच्चों 5 2 या फिर 4 3। 3 4 तो लिख ही नहीं सकते, रिपीट हो जाएगा। अब बच्चों ये कितने आगे देखो? टोटल 8 आगे। और लास्ट केस बच्चों जब ए को 9 लोगे तो बी और सी का सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 कैसे लोगे? 6 0 5 1 4 2 और बच्चों 3 3। तो यहाँ से कितने नंबर आएंगे? दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, बट यहाँ से तो एक ही आएगा ना। तो ये कितने हो गए? 7। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया? जो आपने सर्कल के अंदर ये सारे के सारे नंबर लिख रखे हैं बच्चों, इनको ऐड कर दो। देखना कितने हैं? 6 7। 6 प्लस 7 और इस पेज पे 8 9 10 9 8 7। देख लो कितने हो गए? 6 और 7 13 21 30। 30 तो ये हो गए, 19 ये हो गए और बच्चों 15 ये हो गए, है ना। तो 30 प्लस 19 प्लस 15 कितने होते हैं? 34। 64 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया 64 बच्चों, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको दो तीन चीजें पूछता हूँ। देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कर चुके हैं, 2022 23 24 हर एक बार ये यूज हुआ है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कह लो या नंबर ऑफ एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी हम निकालते हैं। पॉजिटिव में तो क्या होते हैं कि सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। नॉन नेगेटिव में क्या होता है बच्चों? जीरो भी हो सकती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन के कितने हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो क्या होता था? ये 11 है तो इसमें से एक कम कर दो, और ये जो वेरिएबल कितने हैं बच्चों? 7 है, इसमें से एक कम कर दो। 10c6 कह लो या 10c4 कह लो बच्चों। तो 10 और 9 8 7 और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ये 3 पे कट गया, 210 आ गया, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना? 210 आ गया। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, लेकिन कंडीशन लगा दी मैंने कि ए की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए बच्चों? 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू 3 या 3 से सॉरी, ए की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। ए अगर 3 से बड़ा होना चाहिए, एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो बी है वो क्या होना चाहिए बताओ? बी 1 या 1 से बड़ा, सी 1 या 1 से बड़ा, डी 1 या 1 से बड़ा, यही होता है ना। ई 1 या 1 से बड़ा और एफ भी बच्चों 1 या 1 से बड़ा और जी भी 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, पॉजिटिव में। और नॉन नेगेटिव होता तो 1 की जगह क्या आ जाता? 0। अब आप सोचो ध्यान से, सभी के अंदर बच्चों ये कंडीशन सेम बना लो, यानी कि ये 1 या 1 से बड़ा बना लो, है ना। ए को 3 से बड़ा कह लो या बच्चों 4 या 4 से बड़ा कह लो, एक ही बात है क्या? क्योंकि इंटीजर है बच्चों, ए की वैल्यू 3 से बड़ी होगी मतलब या तो वो 4 होगी या 4 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो मतलब मैं इसकी जगह ऐसा लिख दूं बताओ। अब यहाँ पे बच्चों सब जगह 1 1 है तो इसमें भी ऐसे ही कर दो, मतलब कि +3। 3 को तो इधर ले आओ और 1 को उधर छोड़ दो। बताओ समझ आ गया? अब बच्चों आपके पास जो वेरिएबल आ गए ना नए, वो कौन से आ गए? a-3 आ गया, है ना। ए की जगह क्या हो गया? बस a-3 हो गया। फिर b c d e f g बच्चों इन सब का सम पहले कितना था? 11 था ना। अब आपने इधर से 3 माइनस किया तो इधर से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप बता दो इनके बच्चों पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि ये जितने भी वेरिएबल है ये क्या है बच्चों? 1 या 1 से बड़े हैं। तो 8 में से एक कम कर दो और ये वेरिएबल कितने हैं? 7। 7 में से एक कम कर दो। 7 से 6 कितना होता है बच्चों? 7। तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आ गई इतनी बात की? अब की बार मैंने कंडीशन लगा दी कि एक जो नंबर है वो ए, वो क्या होना चाहिए बच्चों? 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा दी है और आंसर आ गया अपना। अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, इसमें मैंने ये कह दिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ इनमें से सच दैट, अब कंडीशन क्या है देखो, नन, यानी कि इन सातों में से कोई भी बच्चों 3 से बड़ा ना हो। सातों में से कोई भी 3 से बड़ा ना हो तो आंसर क्या करेंगे बताओ? आंसर निकालेंगे टोटल में से बच्चों, टोटल सॉल्यूशन में से वो सॉल्यूशन हटा दो। हम ये कह रहे हैं कि सातों में से कोई भी 3 से बड़ा ना हो। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों सातों में से 3 से क्या होंगे? ये सारे के सारे
बड़े होंगे। तो टोटल सॉल्यूशन में से बच्चों ये वाले केस हटा दो, है ना। नंबर ऑफ दीज केसेस, कोई भी बच्चों क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा ना हो, कोई भी 3 से बड़ा ना हो। या फिर एक बात, एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये जो है कोई भी 3 से बड़ा ना हो, ठीक है। अब कोई भी 3 से बड़ा ना हो, मैं ये मान लेता हूँ एक बार जो है ना, ए 3 से क्या है बच्चों, बड़ा है। ए क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। ए 3 से अगर बड़ा है तो मतलब कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो बता दो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते थे जब ए 4 या 4 से बड़ा होता था। तो आप समझ गए 7 होते थे ना। ए अगर बी बच्चों 3 से बड़ा है ऐसे ही, तो सेम वही 7 सॉल्यूशन होंगे। सी अगर 3 से बड़ा है तो इसमें भी 7 होंगे। तो इस तरह से बच्चों जी अगर 3 से बड़ा है तो ये भी कितने होंगे, 7। तो ये 7 कितनी बार ऐड होएगा बताओ, 7 कितनी बार ऐड हो जाएगा आपका, 7 टाइम्स। तो यानी कि 49 केस हो जाएंगे। 49 केस बच्चों ऐसे हो जाएंगे जिनमें क्या हो, या तो ए 3 से बड़ा हो, या बी 3 से बड़ा हो, या सी 3 से बड़ा हो। मतलब कोई ना कोई तो 3 से बड़ा जरूर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन हमें तो कोई भी 3 से बड़ा नहीं चाहिए। तो आंसर क्या आएगा फिर, टोटल केस में से बच्चों ये 49 हटा दो, 160 बना जाएगी। समझ गए आप। यानी कि हमें चाहिए कि कोई भी डिजिट जो है ना वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने ये कह दिया कि अगर मान लो ए 3 से बड़ा हुआ तो उसके लिए 7 केस है भाई। ए 3 से बड़ा हुआ तो बी, और बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं ना। बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है ना। इसके कितने सॉल्यूशन आए थे, 7। ऐसे ही बच्चों सभी के लिए साथ साथ आएंगे। तो 49 सॉल्यूशन ऐसे हो गए जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई डिजिट बच्चों आपका 3 से बड़ा होगा। बट हमें वो नहीं चाहिए। तो टोटल में से बच्चों वो हटा दो, आंसर आ गया। अब देखो पेपर के अंदर इसी चीज को ऐसे पूछ लिया, पी एक सेट है उन सारे 7 डिजिट नंबर्स का जिसमें बच्चों सम ऑफ डिजिट्स कितना हो 11। मतलब कि अपने को ऐसा सोच लो कि 7 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ये बन गया 7 डिजिट का नंबर। इनमें सारे डिजिट का सम कितना है बच्चों, 11 है। लिख दो जैसे जैसे गिवन है वो लिख दो, 11 है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी आप डिजिट यूज करोगे ना वो सिर्फ 1 2 या 3 में से होगे, ठीक है। तो बताओ इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। मतलब आपको ये बताना है कुल मिला के कि टोटल 7 डिजिट के कितने नंबर बच्चों आप बना सकते हो जो 1 2 3 का यूज करना है आपको सिर्फ। और सबका सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए। तो बस देखो, अब आपको सिर्फ क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो कितने होते हैं, 11 में से एक कम कर दो, 7 में से एक कम कर दो। ये हमने निकाले थे कितने, 210। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था ना, हमें कोई भी डिजिट देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगी बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी डिजिट की कितनी है बच्चों, 3 है। तो कोई भी डिजिट 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया पिछला वो यही तो करवाया था कि कोई भी डिजिट बच्चों 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा बता दो, कि 210 में से हम वो केस घटाएंगे जिसमें से एनी डिजिट, है ना, एनी डिजिट इज मोर देन 3। कोई भी डिजिट जो है वो 3 से बड़ा हो सकता है, कम से कम एक डिजिट। तो ये ऐसे कितने केस थे, 49 थे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, 161 आ गया। आसान क्वेश्चन था लेकिन समझने वाली बात है कि जब अपर लिमिट फिक्स हो जाती है तो बच्चों नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है मैंने आपको समझा दिया। 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या कहता है, ये आसान क्वेश्चन है। आपको 6 लेटर के वर्ड बनाने हैं और लेटर कौन से होंगे, इस मैथ्स में से कोई लेटर आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब 5 लेटर है तो सिंपल सी बात है भाई, रिपीट तो होंगे क्योंकि 6 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हो और लेटर आपके पास अवेलेबल है 5, तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी लेटर को। तो लेकिन कंडीशन है बच्चों क्या, सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड, जो आप वर्ड बनाओगे उसमें जो जो लेटर आएंगे मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब कि आप जो भी वर्ड बनाओगे उसमें जो भी लेटर आएंगे, एम आए चाहे टी आए, कम हर एक लेटर कम से कम 2 बार आएगा। कम से कम कितनी बार आएगा, 2 बार। मतलब कि हो सकता है हर एक लेटर 3 बार आ जाए, हो सकता है 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, लेकिन कम से कम 2 बार तो बच्चों जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं केस 1 डिस्कस करता हूँ जब सिर्फ मैं एक लेटर का यूज करता हूँ, व्हेन ओनली 1 लेटर इज यूज्ड। आप एक बात बताओ मेरे को भाई, अपने पास लेटर कितने अवेलेबल है, 5, एम ए टी एच एस। इन 5 में से मैं एक लेटर का यूज करना चाहता हूँ तो कितनी चॉइस है मेरे पास, 5C1 यानी कि 5, ठीक है। 5 चॉइस है। अब मान लो मैंने एम को यूज कर लिया तो फिर जो मैं लेटर वर्ड बनाऊंगा वो तो फिर क्या बनाऊंगा, एम 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 एम। अब ये तो एक ही वर्ड है ना सिर्फ। तो बच्चों अपना आंसर कितना होगा, 5 × 1। यानी कि पहले तो आप क्या करोगे कि इन 5 में से आपको जो एक लेटर चूज करना है उसकी चॉइस कितनी है, 5। फिर इन जो एक लेटर आपने चूज किया है इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हो। तो 5 वर्ड आपके बनेंगे। कौन कौन से 5 बनेंगे बताओ आप मेरे को। एक तो एम का यूज करके, भाई सारे जगह क्या लिख दो, एम।
एक बच्चों ए का यूज करके लिख लो। आप समझ गए मेरी बात, ये वाले 5 वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें देख लो जो भी लेटर यूज हुआ है वो कम से कम 2 बार तो आ रहा है ना, मतलब 6 बार आ रहा है, तो मतलब कम से कम 2 बार तो आ ही रहा है। सेकंड केस अब आप समझ गए कि एक लेटर की जगह बच्चों में कितने लेटर यूज करूंगा, 2 लेटर यूज करूंगा। कितने लेटर, 2 लेटर। व्हेन 2 लेटर्स आर यूज्ड, तो 5 में से 2 लेटर यूज करने हैं, तो कितनी चॉइस है उसके लिए, 10। कौन कौन सी बच्चों, हो सकता है मैं एम और ए को यूज करूं, हो सकता है मैं एम और टी को यूज करूं, समझ रहे हो ना, हो सकता है एम और एच को यूज करूं, एम और एस को यूज करूं, फिर ए और टी को यूज करूं, ऐसे ये कितनी चॉइस है, 10। अब मान लो, मान लेता हूं बच्चों इन 2 लेटर में से मैंने एम और ए चूज कर लिए, ठीक है। तो फिर आप मेरे को ये बताओ, एम और ए आपने चूज कर लिए तो उसको आप लिख कैसे सकते हो। अब आप कहोगे सर 2 लेटर हमारे पास है और हर लेटर कम से कम 2 बार जरूर आना चाहिए, तो मैं हो सकता है बच्चों कि एम को 4 बार लिख दूं और ए को 2 बार लिख दूं, बताओ हो सकता है। फिर मैं कर सकता हूँ कि एम को भी 3 बार लिख दो और ए को भी 3 बार लिख दो। फिर मैं कर सकता हूँ कि एम को 2 बार लिख दो और ए को 4 बार लिख दो। बताओ इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है क्या। ये मत कह देना कि सर एम को 5 बार लिख दो और ए को 1 बार लिख दो, नहीं। हर लेटर कम से कम 2 बार तो आएगा, मतलब कि 6 लेटर है, अपने पास लेटर 2 है और 6 पेज स्पेस पे फिल करने हैं, तो या तो एक लेटर को 2 बार लिखो, एक को 4 बार, या दोनों को 3-3 बार, बस और तो नहीं हो सकता। अब आप मेरे को बता दो इन 6 लेटर को अरेंज करने के कितने चॉइस होते हैं, बोलो 6 फैक्टोरियल, जिसमें से 4 एम है और 2 बच्चों ए है, यही करते होगे, ठीक है। ये 15 है तो ये भी 15 आएंगे। ये कितने आएंगे बताओ, 6 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे और 3 एक जैसे, भाई इनको अरेंज भी तो करोगे। ये जरूरी थोड़े कि पहले 3 जगह पे ए एम लिखोगे, अगली 3 जगह पे ए लिखोगे, भाई बीच में कहीं ए लिख दो, ऐसे एम ए, मतलब कि 3 एम और 3 ए को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, मैं वो केस बता रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 3, मतलब ये कितने आगे, 20 आगे, समझ गए आप मेरी बात। तो ये कितने हो गए बोलो, 15 + 15 + 20 यानी कि 50। 50 तरीके से बच्चों या तो ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। फिर बताओ इस केस में अपना आंसर कितना आएगा। चॉइस कितनी थी, 2 लेटर सेलेक्ट करने की 10, और ऐसे कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो 50, तो कितना आ गया बच्चों, 500 आ गया। 500 वर्ड यहाँ से बन जाएंगे। अब बच्चों एक केस और, व्हेन 3 लेटर्स आर यूज्ड, मैं 6 में से 3 लेटर यूज कर रहा हूँ, तो बताओ सॉरी 5 में से 3 लेटर यूज करूंगा तो वही चॉइस तो कितनी होगी, 10। अब मान लो मैंने ये 3 लेटर यूज करे ना, वो एम ए और टी कर दिए, क्या कर दिए बच्चों, एम ए और टी। फिर तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है बच्चों, 2 बार एम लिखने पड़ेंगे, 2 बार ए लिखने पड़ेंगे और 2 बार टी लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हर लेटर बच्चों कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए। तो फिर बता दो 6 लेटर को अरेंज करना है जिसमें से 2 एम एक जैसे हैं, 2 ए एक जैसे हैं, 2 ये एक जैसे हैं, तो 720/8 यानी कितने हो गए, 90। तो अब आप बता दो मेरे को 90, और ये चूज करने की चॉइस ये थी, तो 10 × 90 कितने हो गए बच्चों, 900। भाई ये तो होगी चूज करने की चॉइस, ये होगी जो लेटर आपने चूज किए 3 उनको अरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है, 90 तरीके से, तो 900 ये आ गया। तो आप मेरे को बताओ फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, इन सबको ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चॉइस है ना, भाई एक लेटर यूज करेंगे तो 5 वर्ड बनेंगे, है ना, और 2 करेंगे तो 500 बनेंगे, 3 करेंगे तो 900 बनेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1405। बच्चों अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड देखो क्वेश्चन आएंगे पीएनसी के अंदर, दिमाग आपको अलग तरीके से चलाना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, मेरे कहने का ये मतलब है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है। कई बार तो क्या निकाल लेगा, रैंक निकालना पूछ लेता है आपसे, और कई बार पूछेगा रैंक नहीं, वो आपको रैंक दे देगा कि 440th पोजीशन वाला जो वर्ड होगा ना वो कौन सा होगा। तो हमने ये 2023, 22 और जो है ना 24 सब में किए हैं ये रैंक वाले क्वेश्चन। तो पहले मैं कहता हूँ कानपुर एक वर्ड है, इसके 6 लेटर है, इन लेटर से सारे वर्ड आपने बना दिए और उनको डिक्शनरी के अंदर लिख दिया, तो कहता है 440th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो बच्चों एक देखो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसने रैंक का कॉन्सेप्ट सीख के गया है वो, ठीक है, अपने पूरे सिलेबस में, और वो इस क्वेश्चन को छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ सकता बच्चों, क्योंकि आप ये बताओ ऑप्शन के अंदर जो 4 वर्ड दे रखे हैं, मैं उनकी रैंक निकालना तो जानता हूँ ना। अगर मैं उनकी रैंक निकाल लूँ, जिसकी रैंक 440th आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कि बहाना नहीं बना सकते आप कि ये क्वेश्चन मेरे को सर आता नहीं है ना। मैं ऑप्शन के अंदर बच्चों पहला मेथड आपको यूज करके दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन से स्टार्ट कर दो, PRNAUK, रैंक निकालनी आपको आती है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। पहले इंग्लिश अल्फाबेट में ऑर्डर ए आएगा, फिर कौन आएगा बच्चों, के आएगा, फिर कौन आएगा, एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, और फिर क्या आएगा, यू आएगा। उसके बाद बताओ क्या तरीका होता था। उसके बाद बच्चों 4 से छोटे कितने नंबर है, 4 से छोटे 3, 1 2 3, 5 से छोटे 3,
3 से छोटे बच्चों 2, 1 से छोटा कोई है ही नहीं, 6 से छोटा 1 और लास्ट में तो 0, क्योंकि 2 से छोटे तो इधर है ही नहीं। फिर आप क्या करते थे, याद आ गया, 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि रैंक निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इनकी मल्टीप्लाई बताओ, 360, 72 और ये कितने आ जाएगी बताओ, 12, ये 0, ये 1 और ये 0, कितनी आ गई देखना, ये आ गई अपनी 400, 360 और 72 को जोड़ना है ना, 432, 432, 444, 445, 445, तो इसकी रैंक कितनी आ गई इस वर्ड की बच्चों, 446 आ गई ना। बट हमें तो 440 चाहिए, तो मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों सेम मैं दूसरे की निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। दूसरे की रैंक कितनी आएगी, 439 आएगी। अब 439 आ गई और हमें बच्चों 440 चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। लेकिन बच्चों देखो 439 आ गई और आपको इससे नेक्स्ट नंबर चाहिए, नेक्स्ट वर्ड चाहिए, तो आपको दोबारा रैंक निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ, आप ये कह रहे हो कि 439वें नंबर पे ये वर्ड लिखा हुआ है, तो 440वीं पोजीशन वाला वर्ड कौन सा होगा, पता क्या करते हैं बताओ, इससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा लिखोगे डिक्शनरी के अंदर, PRKA, लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, NU की जगह क्या कर दो, आपकी बार UN कर दो, पर कौन, पर कौन, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आपको रैंक निकालनी आती है ना बच्चों, ये क्वेश्चन 100% पेपर में सोल्व होगा ही होगा। लेकिन अब वही बात है कि एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर हम रैंक नहीं निकालना चाहते, हमें डायरेक्ट मेथड बता दो जिसमें 440वां वर्ड आपको पता लग जाए, है ना। ये हमने 2022-23 में क्वेश्चन किए थे, मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको समझाया था। प्रॉपर मेथड इसका क्या है देखो बच्चों, पहले ये बताओ, आपके पास जो 6 लेटर है कानपुर, इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा, ए से। जो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड आएंगे वो पहले कौन से आएंगे, जो ए से स्टार्ट होंगे, फिर के से स्टार्ट होने वाले हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, फिर एन, फिर बच्चों पी, और फिर आर, और फिर क्या आएगा सबसे लास्ट में, यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, ठीक है। अब ये बता दो, ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों वर्ड कितने आएंगे, ए से स्टार्ट होने वाले, स्टार्टिंग लेटर तो फिक्स हो गया, बाकी 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 120 होंगे, क्योंकि ए तो हो गया फिक्स, बाकी 5 को 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो 440 चाहिए ना रैंक, तो आगे आओ, फिर के से स्टार्ट होने वाले बताओ ऐसे ही 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 जो के से स्टार्ट होंगे, मतलब कि के से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स मैंने काउंट कर लिए, वो कितने आएंगे बच्चों, 120 आएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर एन से स्टार्ट होने वाले देखो 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, ये टोटल कितने हो गए, 360 हो गए। लेकिन बच्चों अब आप अगर ये कह दिया ना आपने कि सर पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लिख दो, वो कितने होते हैं 120, लेकिन बच्चों ये तो फिर 480 हो जाएंगे। बट हम तो आगे निकल गए, हमें पी से स्टार्ट होने वाले, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट नहीं करने। क्यों, क्योंकि बच्चों सारे तो फिर 480 हो जाएंगे टोटल मिल के, लेकिन हमें तो 440 पे रुकना है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जहां रुकना हो फिर उसको ध्यान से देखो। हमें पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड नहीं चाहिए, तो पी से स्टार्ट कर दो। इसके जस्ट बाद सबसे पहले कौन आएगा बताओ, ए आएगा। तो आप पी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड काउंट कर लो, ठीक है। बताओ, पी ए तो फिक्स हो गए 4 फैक्टोरियल, बाकी 4 को 4 फैक्टोरियल 24 हो गए। अब पी ए के आगे आओ, पी ए के बाद देखो पी से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, पी से स्टार्ट, लेकिन पी के जस्ट बाद कौन आएगा, ए, और ए के बाद कौन आएगा बताओ, ए के बाद किसका नंबर आएगा, के का। तो पी के से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 24, 440 तक पहुंचना है आपको, ठीक है। फिर बताओ इससे आगे पी, और फिर बच्चों के बाद किसका नंबर आएगा बोलो, के बाद बच्चों नंबर आएगा एन का। पी एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है बताओ, 24। बस मेरे को लग रहा है कुछ कुछ हो गया ये, है ना। 360 प्लस 72, ये कितने हो गए बताओ, 432 हो गए। मतलब मैं 432 वर्ड पे पहुंच चुका हूँ, 432 पे। बट मुझे चाहिए 440। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आगे लिख देता ना पी एन के बाद, पी तो लिख नहीं सकता आर, लेकिन बच्चों पी आर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड मेरे को नहीं चाहिए। क्यों, सारे वर्ड तो फिर 24 और होंगे, तो 24 जोड़ोगे तो आगे पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पी एन के बाद किसका नंबर आएगा बोलो, आर का। लेकिन बच्चों पी आर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड मेरे को नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर सारे नहीं चाहिए, तो फिर इसके आगे एक को फिक्स कर दो, आप ए को फिक्स कर दो, पहले ए फिक्स होएगा ना, बाकी 3 को 3 फैक्टोरियल में, ये हो गए 6। तो मतलब 432 और 6 438 हो गए, समझ गए, 438। फिर बच्चों पी आर ए के बाद किसका नंबर आएगा फिर बताओ, ए के बाद बच्चों नंबर आएगा के का, है ना। अब इससे स्टार्ट होने वाले बच्चों यहाँ पे सारे वर्ड नहीं लिखने आपको, है ना। सारे वर्ड से लिख भी दोगे तो कौन से होंगे बताओ, 2 फैक्टोरियल, और यानी कि कितने हो गए 2। तो कहने का मतलब 438 में 2 और जोड़ोगे तो 440 हो गए, 440 हो गए, 440 हमें चाहिए। बट ये होंगे कौन से 440 पे, देखो पी आर ए के, मैंने क्या लिख दिया, पी आर
ए, हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऊपर देखना एक बार, पी आर से स्टार्ट होने वाले मेरे को सारे वर्ड नहीं चाहिए, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया, बाकी तीन को 3 फैक्टोरियल में, ठीक है। फिर मैंने ए की जगह, सॉरी यहाँ पे लास्ट में मैं क्या करूंगा, ए की जगह फिक्स नहीं ना, अभी तो 438 पे पहुंचे हम, और मैंने क्या किया था आपकी बार बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने ए को फिक्स किया है ना, अब ए के बाद किसको फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, के को फिक्स करना पड़ेगा। अब के को फिक्स करने के बाद बच्चों टोटल वर्ड्स आगे 6 बनेंगे, बट मेरे को 6 के 6 नहीं चाहिए, क्योंकि 438 तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ ना, मेरे को तो नेक्स्ट 2 और चाहिए। तो अब आप बताओ मेरे को, नेक्स्ट 2 बच्चों आपको चाहिए, और पी आर के क्या हो गए, फिक्स हो गए, क्या हो गए बच्चों, फिक्स हो गए। अब ध्यान से सुना मेरी बात, इसके अलावा क्या बच गए, अनु, 3 लेटर बच गए अनु के नाम से, है ना, अनु बच गए। तो अब आप बताना इन 3 को कैसे लिखोगे आप, पहले तो लिखोगे बच्चों पी आर के तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। अनु में से सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बच्चों ए, पहले आएगा, है ना, उसके बाद एन डिक्शनरी में, और उसके बाद यू, ठीक है। लेकिन ये कौन सा होगा बताओ, 439 होगा, लेकिन अपने को 440 चाहिए, तो इसके बाद जो वर्ड बनेगा पी आर के, मैंने बताया था ना, अनु में जो सबसे लास्ट के 2 है बच्चों वो इंटरचेंज होंगे, यू एन, ये कौन सा होगा, 440 हो जाएगा। तो 440 वर्ड क्या होगा बच्चों आपका, पर कौन, पर कौन, ये आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे थोड़ा सा बच्चों क्या होता है, टफ पड़ता है ये, क्यों, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बहुत ज़्यादा, और रैंक निकालने वाला मेथड बच्चों आसान क्या है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मैंने 2023 में या 22 में जो क्वेश्चन आया था ना वो करवाए थे, उसका पूरा प्रॉपर मेथड आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए मैंने कह रखा है बच्चों आपको कि पहले आप 2022, 23 और 24 के सारे क्वेश्चन सोल्व करके और 2025 के क्वेश्चन सोल्व करना, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेनिफिट कितना होता है। और ये सिर्फ इस चैप्टर में ही, आने वाले हर चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बच्चों स्टैटिस्टिक्स, तब तक स्टैटिस्टिक्स के सारे बच्चों 2022, 23, 24 के क्वेश्चन सोल्व कर लो। इसमें 4 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए थे, चारों के चारों क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, सारे आपसे सोल्व हो जाएंगे।